Hello friends, we are most welcome to the world of concept with CA Concept Bites. Here I am doing good and I hope that you all are doing fantastic. So without wasting our time, let's dive into the topic. So we are going to discuss EVA today. EVA means economic value added. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आज हम एक ऐसा केस सिनेरियो पढ़ेंगे जो इस टॉपिक पर कंटिन्यूसली आईसीआई रिपीटेडली पूछ रहा है। ठीक है, आईसीआई ने इस पूरे टॉपिक पर एक केस स्टडी फॉर्म की है एंड वो भी 1-2 मार्क्स के लिए नहीं, पूरे 12 मार्क्स के लिए, पूरे 12 मार्क्स की ये केस स्टडी आईसीआई ने फॉर्म की है। एंड ये केस स्टडी कोई अलग नहीं है, ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है। ठीक है, बट क्या किया है, थोड़े से फिगर्स चेंज करके ये केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने पुट अप कर दिया है। ओके, सो लेट्स गोइंग टू द केस स्टडी डायरेक्टली। So here I am on page number 9.44, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर इन प्राइवेट सेक्टर में एक टॉपिक है ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो हम उसके कौन से पेज नंबर पर हैं? 9.44, पेज नंबर 44 ऑफ चैप्टर नंबर 9। ओके, सो हम ये केस स्टडी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एंड ये केस स्टडी अगर आपको समझ में आए, देखो जिसने प्रैक्टिस सेशन लिया उसको तो ये 100% समझ में आने वाली, बिकॉज मैं प्रैक्टिस सेशन वाले स्टूडेंट्स को बता दूं दैट दिस केस स्टडी इज इन एडिशन टू व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रैक्टिस सेशंस। ओके, जो कुछ भी हमने प्रैक्टिस सेशन में किया है ये केस स्टडी उसके अलावा है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स को भुला मत देना। जो हमने इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स वहाँ पर किए थे वो आपका बेस है। ठीक है, उस बेस के ऊपर ही आपको इस बहुत अच्छे क्वेश्चन की एक बिल्डिंग बनानी है। ओके, बेस ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेशन में बनाया है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेशन में कवर किया है एंड ये क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। दिस क्वेश्चन विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर लोगों के समझ में नहीं आता इसलिए लोग छोड़कर चले जाते हैं, बट ये इतना ईजी है कि मैं आपको बता दूँ यू कैन ईजिली स्कोर 12 मार्क्स। ठीक है, यू कैन ईजिली स्कोर 12 मार्क्स। और अगर नहीं भी जमता है तो याद कर लो। ठीक है, अगर 12 मार्क्स के लिए याद करना पड़े तो ठीक है याद कर लो, बट इसके फिगर्स मत याद करना। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना, क्योंकि फिगर बदल बदल के इंस्टीट्यूट दे रहा है, फिगर चेंज कर रहा है इंस्टीट्यूट। ओके, आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को याद कर लो कि मैंने कैलकुलेट कैसे कैसे किया है। ठीक है, सो हाँ, बट इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं जो कि स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज के जो हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर के स्टूडेंट्स हैं मुझे लगातार पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करें। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज किया है एंड उस प्रैक्टिस सेशन में हम ये पूरे आईसीआई मॉड्यूल के सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड उसमें आपको बहुत टाइम भी सेव होता है एंड आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पर मैनेज कर सकते हो तो यू कैन इजीली मैनेज। ठीक है, एंड बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन रहता है, अपन बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट लेक्चर करने के बाद। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन जो कंटिन्यूसली स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल का प्रोपोर्शन क्या रहता है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल का जो प्रोपोर्शन है वो आइडियली 60-40 का आ रहा है। ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उनके एग्जाम में 65 एंड 35 का था एंड कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उनके एग्जाम में 70-30 का था। सो यू नीड टू स्टिक ऑन वन पॉइंट हेयर कि अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन कवर नहीं करते हो तो यू मे नॉट फेच गुड मार्क्स। ठीक है, बट अगर आप थियोरी क्वेश्चन कवर नहीं करते हो, थियोरी छोड़कर जाते हो, तो यू विल वॉन्ट बी एबल टू पास। ओके, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल टू नो अबाउट दिस कि थियोरी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी हो कैसे भी हो आपको थियोरी पढ़नी ही पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी। और एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी को लगता है कि रटना है तो नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, कोई चीज़ नहीं रटना है सिवाय उन चीज़ों के जिसको मैंने बताया है कि फुल फॉर्म है,
कोई एक्रोनिम का, तो वो आपको याद करना है, सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको याद करनी, उसके अलावा बस अंडरस्टैंडिंग ले लो और चले जाओ। अरे भाई कॉस्ट है, कॉस्ट को अब बस इतना सा समझना है कि जिसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है, कॉस्ट उसी रेफरेंस में जाएगी। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, अपन उस स्ट्रैटेजीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में ले ही रहे हैं, बस उतना काफ़ी है। बस आपने एक बार और मॉड्यूल देखना है, सारे लड्डू पिकअप करना है एंड देन गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स इट। So let's start with this question. Question number 4 on page number 9.44. I hope सबने क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए होंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है कि जो केस स्टडी है ये एज इट इज़ आ रही है। एज इट इज़ का मतलब है कि कॉपी पेस्ट नहीं, सिर्फ केस स्टडी पूरा, इसका फॉर्मेट भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ फिगर्स चेंज हुए। ओके, एंड ये जो पूरा बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड वो किसी किसी केस स्टडी में किसी किसी स्टूडेंट के एग्जाम में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड तो अपन वैसे भी नहीं पढ़ते। अच्छा, जो लोग मैं पब्लिकली फर्स्ट टाइम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, हमारे प्रैक्टिस सेशन वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि हम कैसे डिस्कस करते हैं, बट जिनको नहीं पता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बता दूँ कि यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी एंड देन मैं आंसर डिस्कस करूँगी, बट यू हैव टू बी ऑन क्वेश्चन इन योर बुक, ठीक है। बुक सामने खोले बिना देखो यहाँ पर बैठना मत। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लिखना है, एंड आई एम श्योर कि इस वाले केस स्टडी में आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है एंड मैं यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखवाने भी जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में साइड में जगह हो तो आप वहाँ पर लिख लो, और अगर आपकी बुक में स्पेस नहीं है तो आप कोई छोटा मोटा नोट पैड लेकर बैठ जाओ, ठीक है। बट इसको लिख ज़रूर लेना, अदरवाइज आपके आसपास कोई मोबाइल में नोट पैड या कोई टैबलेट पीसी पड़ा है तो आप उसमें नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बट कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाने वाली, बस 5-6 लाइन लिखवानी है मुझे, ठीक है, जो आपके लिए आगे के इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है उसमें हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन तो अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर किसी जिसको हमारे जो प्रैक्टिस सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये क्वेश्चन 100% समझ में आने वाला है, बट जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको समझता है देन इट्स फाइन, अगर आपको नहीं समझता तो रट लो, 12 मार्क्स के लिए बुरा थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर यूटिलिटी सर्विसेज एक कंपनी है एंड ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इट्स होली द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी। एंड यहाँ पर क्या होता है, इस WUS के 2 डिवीज़न हैं, WDO एंड WBO। ओके, 2 डिवीज़न कौन कौन से हैं, WDO एंड WBO, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर बॉटल ऑपरेशन। एंड यहाँ पर डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है रोकी का। यस, ये जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं किसी डिपार्टमेंट की, देखो हमने जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला सिस्टम पढ़ा था ये हमने RI ROI वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ा था। यू रिमेंबर ना कि मैंने आपको कैसे बताया था कि डिवीज़न के परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों करते हैं एंड क्या क्या बेसिस होते हैं। तो कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे जिसमें RI बेसिस था, कुछ एग्जांपल किए थे जिसमें ROI बेसिस था, बट इस क्वेश्चन में जो बेसिस है वो है रोकी। रोकी भी अपन ने प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से कवर किया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं बनता। ओके, सो यहाँ पर क्या था कि एक्सेप्टेबल मार्जिन हम रोकी के ऊपर डिसाइड करें, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एंड दूसरा जो पार्ट आपको कवर करना है वो ये कि जो रेगुलेटर है उसने रोकी कितना सेट किया हुआ है, उसने रोकी सेट किया हुआ है 7%। ओके, इतना बुक में मार्क कर लो, अपन आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, कंप्यूट करना है EVA। किसका कंप्यूट करना है, WUS का। WUS क्या है, ग्रुप का नाम है, मतलब कंपनी एज ए होल हमको EVA डिटरमिन करना है। ओके, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, हमको पता ही है EVA का फॉर्मूला। EVA का क्या फॉर्मूला होता है, EVA का फॉर्मूला होता है NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC, ठीक है।
WACC क्या आता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो इट्स नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कितनी कैपिटल कंपनी में इन्वॉल्व है। एंड नोपैट क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिर्फ ऑपरेशन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है पोस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम डिटरमिन कर लेंगे, हमारा ईवीए बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर उसके लिए हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज क्या नोपैट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, हमको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट ये जो प्रॉफिट है 162 का, ये है बिफोर टैक्स। हमको क्या चाहिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमको चाहिए आफ्टर टैक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे? -30% टैक्स। ओके, ठीक है, अभी तक तो इतना समझते हैं ना? अभी तक तो यहाँ पर सब क्लियर है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो चाहिए हमें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा दिया है। ऑडिटेड अकाउंट्स में इस करंट ईयर में इतनी थी, लास्ट ईयर इतनी थी। ठीक है, रेगुलेटर में कुछ डिटर्मिन किया है। ठीक है, वो दोनों का भी फिगर दिया है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अनदर थिंग, यहाँ पर एक नोट दिया है जिसमें ये बोला गया है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन, ओके, डाउटफुल डेट, रिसर्च डेवलपमेंट, नॉन कैश आइटम। ओके, अनदर थिंग इज दैट कुछ एडजस्टमेंट और दिए हैं कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 करोड़ था, इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेम कहा गया। इट्स ओके। करेंट ईयर का टैक्स 18 करोड़ था एंड टैक्स प्रोविजन 16.8 करोड़ था। डेफर्ड टैक्स बैलेंस स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। ओके, मैं देखो ये सारा केस स्टडी पढ़ रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में दिख जाए तो आप पैनिक मत करना एंड उसे इजीली हैंडल करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इस सारे एडजस्टमेंट के कंक्लूजन भी बताने वाली हूँ। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज 9 करोड़ इन द बैलेंस शीट। इट्स ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन नॉन कैपिटलाइज्ड। ओके, न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो कि 5 ईयर्स में होगा, नो प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। एंड यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड गियरिंग रेशियो। ठीक है, हम ये भी पता कर लेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा WACC। WACC कैसे मिलेगा? WACC मिलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%। हम ऐसे निकालते हैं ना, KE इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि यहाँ पर आपको जो पॉइंट कंसिडर करना है वो ये कि ये KD हमेशा पोस्ट टैक्स होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा पोस्ट टैक्स होना चाहिए। ओके, बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्री टैक्स, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? पोस्ट टैक्स। ठीक है, तो KE कितना हुआ? 14% इंटू वेट कितना हुआ? 45%। KD कितना हुआ? ये तो यहाँ पर 6% प्री टैक्स है एंड टैक्स का रेट कितना था? टैक्स का रेट था 30%। वी हैव सीन ना, टैक्स का रेट 30% था, तो 1 माइनस 0.3 ये हो गया टैक्स, पोस्ट टैक्स इफेक्ट लेना है ना, तो 1 माइनस 0.3 इंटू 6% इंटू वेट कितना है? 55%। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा WACC कितना आ जाएगा? 8.61%। कितना आ रहा है? 8.61%। ये हमारा हो गया WACC। ये क्या हो गया? WACC। ठीक है, तो WACC के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। अब हमें क्या चीज़ और पता करनी है? हमें नोपैट पता करना है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है। ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो नोपैट कंसिडर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लो। ठीक है, अपने आसपास कहीं देखो कि आपकी बुक में स्पेस है तो उसको लिख लो। ओके, मैं तो यहाँ पर लिख लूँगी। यस, आई गॉट दिस स्पेस, सो आप भी इसको लिख लो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही थी कि हम इसको एक लॉजिकली समझते हैं, हम इसकी एक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो मैंने जो आपको एडजस्टमेंट बताया, आपको उसको देखकर बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बट मेरे साथ साथ दो चीज़ें पैरेलली समझो। हम क्या बनाते हैं? PL बनाते हैं एंड क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है,
अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ये दो चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमें रियल प्रॉफिट बताता है, हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट बताता है, हमारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ वो बताता है, ठीक है। बट जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो तो सिर्फ हम टैक्स पर्पस से कैलकुलेट करते हैं एंड अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंटेशन करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा रियल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर पीएल एंड बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है इस पीएल और बैलेंस शीट पर, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और स्पेस लेकर बताती हूँ सो दैट एवरीथिंग कैन कवर ओवर हेयर। ओके, यस, नाउ इट्स अ बिग स्पेस। तो हम क्या बनाते हैं, एक पीएल बनाते हैं एंड एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे डेप्रिसिएशन होता है इसको आपको नोट करना है, ठीक है। इस टेबल को मैं ये टेबल बता रही हूँ, इसको आप नोट कर लेना। तो जो पीएल होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को हमने पीएल में लेस किया होता है, लेस किया होता है ना, हाँ। तो अब हम उसे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हमें करंट ईयर का जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है उसे कंसिडर नहीं करना, हमें उसे क्या करना है, हमें उसे ऐड बैक करना है। एंड जो हमारा इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है उस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है, लेस करना है। तो जो भी हमारा करेंट ईयर का इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कहाँ से है, तो ये इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट पर आते हैं, इसका बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो आता है अपन ईवीए वाले फॉर्मूले में हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो कंसिडर करते हैं ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, हम उस कैपिटल एम्प्लॉयड को ओपनिंग फिगर पर लेते हैं, किस पर लेते हैं, बैलेंस शीट के ओपनिंग फिगर पर, ठीक है। करेंट ईयर का बैलेंस शीट के ओपनिंग फिगर को हम वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं। तो जब वो हमारा करंट ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड था तो हम उसमें क्या एडजस्टमेंट करते हैं, लास्ट अगर हमने इस साल देखो यहाँ पर हमने इस साल अगर हमने डेप्रिसिएशन को करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड किया है एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को लेस किया है, तो लास्ट ईयर भी हमने सेम किया होगा, ओके, लास्ट ईयर भी हमने सेम किया होगा। तो लास्ट ईयर सेम करने की सेम करंट ईयर के अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को लेस करने की वजह से हमारी बैलेंस शीट पर क्या फ़र्क पड़ा होगा, हमारी बैलेंस शीट में भी उतना ही फिगर डिफ्रेंशिएट करा होगा। जो हमारी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमारी क्या है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें क्या फ़र्क पड़ा होगा, वो भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, तो उसमें जो हमारा फिगर आएगा, यस मैं ग्रीन पेन से लिखती हूँ, जो हमारा प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ भी इसको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कर लो, ओके। प्रीवियस ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगा, वो हमने बैलेंस शीट के लास्ट ईयर हमने पीएल से लेस किया होगा, ठीक है। लास्ट ईयर जैसे इस साल हमने पीएल से लेस किया है, पीएल से लेस किया था और इस वजह से ऐड बैक किया है, तो लास्ट ईयर भी तो हमने पीएल से लेस किया होगा, और जब वो पीएल से लेस किया होगा तो वो हमारा प्रॉफिट उसने कम किया होगा, ठीक है। जब हमने पीएल से लेस किया तो उसने हमारा प्रॉफिट को कम किया, ठीक है। पीएल से जब कोई चीज़ आप कोई एक्सपेंसेस लेस करते हो जो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो उससे आपका प्रॉफिट भी तो कम होता है। जब वो प्रॉफिट कम होगा तो वो क्या चीज़ इम्पैक्ट करेगा, वो आपकी बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड सरप्लस इम्पैक्ट करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कि जब प्रॉफिट कम होता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस को इम्पैक्ट करता है, जब वो रिजर्व एंड सरप्लस इम्पैक्ट होता है तो वो हमारी ओपनिंग कैपिटल इम्पैक्ट करेगा। आप समझ रहे हो ना कि ये कैसे पूरा प्रोसीजर चल रहा है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपने मिस किया आपके पूरे 12 मार्क्स चले जाएंगे, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना। इसलिए मैंने बोला अगर हमारे जो प्रैक्टिस सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिकॉज उन्होंने पहले से वो चीज़ की हुई है एंड दीज एडजस्टमेंट आर इन एडिशन टू दोज, ठीक है। बट जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन नहीं लिया है, अगर उनको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो रट लो भाई, क्या बोल सकती हूँ मैं।
बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। प्रॉफिट कम होता है तो वो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस को रिड्यूस करता है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यू रिमेंबर ना, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेशन में कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस दोनों हम कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसिडर करते हैं। तो प्रॉफिट की वजह से जब रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस्ड हो गया है तो हमारी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारी करेक्ट नहीं शो हो रही है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट लगेगा, इसमें भी सेम एडजस्टमेंट लगेगा। लास्ट ईयर हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस ईयर जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था हमने उसको लेस किया था। अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। यू आर गेटिंग ना। लास्ट ईयर हमने लेस किया था, इस साल हम उसको ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर देंगे, एंड जो हमारा लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का जो हमारा इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन था हम उसको क्या करेंगे, उसको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयज में लेस कर देंगे। जो हमारा प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन था उसको हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में लेस कर देंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट खत्म। वेट, मैं दूसरे पेन से इसको ख़त्म कर रही हूँ। ये एडजस्टमेंट पूरी, वेट, इट डजंट चेंज। ठीक है, डेप्रिसिएशन की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये मैंने आपको बहुत अच्छी समझाने की कोशिश की क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें डेप्रिसिएशन पर ही आएंगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको लॉजिक दिया था। अब मैं इसको अगर बता दूँ तो पीएल में आपको क्या करना है, आपको नोपैड, पीएल का मतलब यहाँ पर होता है, पीएल में क्यों कंसिडर करनी, क्योंकि हमको चाहिए प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। इसके लिए मैं आपको पीएल का लॉजिक देकर बता रही हूँ। एंड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इसके लिए मैं आपको बैलेंस शीट का लॉजिक देकर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन में अपन क्या कर रहे हैं, जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया वो सब भूल जाओ सब। ठीक है, क्योंकि अपन इसको बहुत अच्छे से समझने की अगर कोशिश करें तो मे बी जिसका पेपर है वो हो सकता है कुछ टेंशन में हो तो उसको ये चीज़ें लॉजिक ना समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए ये बताती हूँ कि अगर आपने देखो पीएल किया है तो पीएल में जब आपको नोपैड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दो एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेस कर दो। पीएल है, पीएल तो हम इस साल का ही देख रहे हैं तो उसमें हम करंट ईयर ले लेंगे। ओके, बट बैलेंस शीट में जब हम आते हैं तो हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कब की लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो होती है जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के लिए हम यहाँ पर लास्ट ईयर का डेटा कंसिडर करेंगे, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड लास्ट ईयर का इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है, ईडी का मतलब इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है, जो अभी तक सो रहा हो उसको मैं बता दूँ, यहाँ भी ईडी का सेम मतलब है। ओके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीएल में हम आते हैं, पीएल में क्या करेंगे, करंट ईयर का हम ऐड करेंगे एंड करंट ईयर का अकाउंटिंग ऐड, करंट ईयर का इकोनॉमिक लेस, एंड बैलेंस शीट में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का अकाउंटिंग ऐड, प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक लेस, डेप्रिसिएशन की स्टोरी पैकअप। एंड उसके बाद कोई अदर कैश एक्सपेंसेस होते हैं, अगर कोई इसके अलावा कोई और कैश एक्सपेंसेस होते हैं उसका क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस, उसको बहुत सिंपल करंट ईयर का ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारे प्रॉफिट में लेस हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। और ये अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, वेट, मैं इसमें थोड़ा सा और लिखा दूँ, नहीं तो आप सारे एक्सपेंसेस लेस करके आ जाओगे। यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, यहाँ पर देखो छोटा छोटा लिख लो, अदर एक्सपेंसेस के पास अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, यहाँ पे एक एरो बनाओ एंड यहाँ पर सब छोटा छोटा ऐसे लिखो कि अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया तो वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बेनिफिट लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम अगर इस साल के पीएल में लेस कर देंगे तो हमारा पीएल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हम इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट तो हमें ईवीए सही रिजल्ट नहीं देगा, हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एक्चुअली में कितना हुआ है वो पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए हम क्या कर, जो हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं
हम उन्हें यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले ट्रेनिंग टू एम्प्लॉई, देन लिखो ट्रेनिंग टू सप्लायर, देन लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि उसका भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ें यहाँ पर लिख लो। एंड देन कोई एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब आप करते हो तो उसके आपको बेनिफिट एक साल में नहीं मिलता, उसका आपको बेनिफिट कंसिस्टेंटली काफ़ी साल तक मिलता रहता है। देन मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेम लॉजिक, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, अगर करंट ईयर में हमने उन्हें लेस किया है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड बैक, जो कि हमारा फेवरेट काम है, हम डीटी में भी करते हैं, कभी कभी आईडीटी में भी करते हैं, और बैठ के बस ऐड बैक ही करते रहते हैं, ठीक है। डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, आई एम जस्ट किडिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर ये अदर एक्सपेंसेस हमने करंट ईयर के ऐड कर दिए। अब जब ओपनिंग बैलेंस शीट की बात आती है तो फिर सेम लॉजिक, हमें लास्ट ईयर के हमने लेस किए होंगे तभी हमारी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आई होगी, तो हम उसको भी ऐड बैक करेंगे। एंड यहाँ पर आती है हमारी ये सारे एक्सपेंसेस की स्टोरी पैकअप। अनदर थिंग इज, अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या कोई और प्रोविज़न होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर प्रोविज़न दिया है बैड डेट्स या अदर कोई प्रोविज़न दिया है तो इस साल हमने क्या किया होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमने इस साल में ऐड किया होगा, नो सॉरी, इस साल में हमने लेस किया होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमने इस साल में लेस किया होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड बैक। करेंट ईयर का जितना भी फिगर है वो सारा फिगर जो करेंट ईयर में हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है उसको हम ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। इसको मैं सीक्वेंस में ही लिखती हूँ, करंट ईयर का प्रोविज़न हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है। जो लास्ट ईयर का प्रोविज़न है क्या हम उसको ऐड बैक करेंगे, उसको क्यों ऐड बैक करेंगे, लास्ट ईयर के प्रोविज़न से हमको कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या मतलब, हाँ लास्ट ईयर के प्रोविज़न से क्या हमको कैपिटल एम्प्लॉयड से कुछ मतलब है, नहीं नहीं नहीं, लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है हमें उससे मतलब है। यू आर गेटिंग ना मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, यस। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा प्रोविज़न का हम उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का जो प्रोविज़न होगा तो सपोज़ कि अगर लास्ट ईयर में 2 का प्रोविज़न ऐड हुआ है तो हम 2 कंसिडर करेंगे, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर उससे भी पहले 1 रुपीज़ का प्रोविज़न हमने बनाया होगा तो क्यूमुलेटिव फिगर कितना आ रहा होगा, 3, ये 3 हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बनाकर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारा पूरा ओपनिंग डिस्टॉर्ट जितना हुआ है हमें उसे ठीक करके लिखना है, ठीक है। तो जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना भी क्यूमुलेटिव बैलेंस आ रहा होगा वो सारा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी स्टोरी हो गया पैकअप, ओके। अरे मैडम इतनी जल्दी जल्दी समझा रही, डेप्रिसिएशन में तो इतना टाइम लिया था, वो पहला एडजस्टमेंट था एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी था, इसलिए मैंने उसमें बार बार बताया, सो दैट यू डोंट मिस एनी सिंगल थिंग इन योर एग्जामिनेशन, एंड ये पूरे 12 मार्क्स आप लेकर आओ, ओके। द अनदर थिंग इज दैट नॉन कैश आइटम, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, नॉन कैश आइटम, कुछ नॉन कैश आइटम भी तो पड़े होते हैं ना, कुछ जो नॉन कैश आइटम होते हैं हमारे पीएल एंड बैलेंस शीट में, उसका क्या करें, उसको जो करंट ईयर के हैं उसको कर दो ऐड बैक, क्योंकि वो हमारी कोई इकोनॉमिक वैल्यू, रियल वैल्यू बताएंगे नहीं, वो हमारी रियल वैल्यू डिपिक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नॉन कैश आइटम को जो करंट ईयर में हमने अपने प्रॉफिट से लेस किए हैं उसको हम ऐड बैक करेंगे, और जो लास्ट ईयर के हैं उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड बैक कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, वरना सिर्फ ये चीज़ बताने में जो लोग लेते हैं वो करीब 2-2.5 घंटा सिर्फ ये समझाने में ले लेते हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अब टैक्स का क्या करना, अब किसकी बात आती है, टैक्स की बात आती है। टैक्स 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 का क्या करना है, तो टैक्स का जो भी हमारा प्रोविज़न होता है, एक टैक्स का प्रोविज़न होता है जो हम इस साल में क्रिएट करते हैं, दूसरा होता है टैक्स पेड, कितना टैक्स हमने इस साल में पे किया है, ठीक है। तो क्या आप खुद सोचो, जो प्रोविज़न हमने बनाया होगा क्या उसके बेसिस पर जो हमारा
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट होगा, क्या वो करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा? क्या किसी प्रोविजन के बेसिस पर हमारी करेक्ट वैल्यू आ सकती? प्रोविजन इज एन एस्टिमेट, तो हमारी करेक्ट वैल्यू तो कभी भी टैक्स के या किसी भी प्रोविजन के बेसिस पर नहीं आ सकती। ठीक है, तो जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हम यहाँ पर भी टैक्स का जो करेंट ईयर का प्रोविजन है उसको ऐड बैक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट पे भी किया होगा टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को, कुछ अमाउंट तो ड्यूरिंग द ईयर पे भी किया होगा। तो जितना एक्चुअल टैक्स हमने पे किया है, तो जितना पेमेंट हुआ है, तो टैक्स पेड, यस टैक्स पेड, तो उस टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि इट्स एन एडिशनल पॉइंट ओवर है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टैक्स पेड को माइनस करते हैं। ओके, यहाँ पर हम टैक्स पेड को माइनस करते हैं। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है टैक्स का तो उसको हम नलीफाई कर देंगे। ओके, कोई अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वेट, यस ओपनिंग बैलेंस को हम ऐड बैक कर देंगे। नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, ऐड बैक कर देंगे। नॉर्मली क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसको एडजस्ट कर चुके होते हैं पहले ही। ठीक है, ईयर एंड पे उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉय में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ और करना है, आपने समझना है। अगर मैं चाहूँगी कि आप एक बार हाथ से लिख लो, क्योंकि हाथ से लिखोगे ना तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि आपको अगर वो चीज़ एग्ज़ाम में क्लिक कर गई, आप भूल या मान लो, और अगर वो चीज़ एग्ज़ाम में क्लिक कर गई तो आप वो चीज़ लिख सकोगे। और हाथ से लिखने पर रिटेंशन ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले लिख लो। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं लिख रहे हो तो फिर ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या बोलूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद अब हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए पता है क्या बन जाएगा? हलवा। ओके, मैं ये रिमूव करी हूँ। ओके, सो हम अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ तो चुके हैं, इनफैक्ट आंसर पढ़ते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए? WACC हम कैलकुलेट कर चुके थे, अब देखिएगा चुटकियों में ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक मिनट कहाँ जा रहे हो भाई? यस, तो हमने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। ये क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, हम माइनस कर देंगे टैक्स, कितना क्या आ जाएगा हमारा? नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बट ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? वही जो भी हमने जस्ट देखे। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं हमारे कौन कौन सा एडजस्टमेंट आएगा। डेप्रिसिएशन, सबसे पहले क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होगा? ये करंट ईयर का है। ओके, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड, रिसर्च डेवलपमेंट ऐड, नॉन करंट आइटम ऐड। एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो फिगर दिए है ये लास्ट ईयर के, तो जो करंट ईयर के फिगर है ये हम किस में ऐड करेंगे? सब हम ऐड करेंगे नोपैट में। ओके, EBIT जब हम करेक्ट वाले निकालेंगे तो हम ये नोपैट निकालने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। ओके, एंड ये कब कंसिडर करेंगे? ये तो लास्ट ईयर का हम कब कंसिडर करते हैं? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसिडर करते हैं। यू आर गेटिंग ना? तो ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया पूरा भाई, पैकअप। यहाँ पर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 करोड़। ओके, ठीक है, बट यहाँ पर ये बोला है कि इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या बोला? ओके 2023-24 का बोला। ओके, and 22-23 means this year, let me show you। ये 2023-24 क्या है? ये है करंट ईयर, एंड 22-23 क्या है? ये है लास्ट ईयर। ठीक है, तो करंट ईयर में तो एडजस्टमेंट आएगी क्योंकि यहाँ पर 166 करोड़ है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, जो क्या हम करेंगे, जो कि हम लेस करेंगे, और ये जो हमारा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 118, इसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे।
एंड ये जो हमारा इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का था, मतलब 2022-23 में था। ये मैं बहुत धीरे जा रही हूँ, बहुत धीरे जा रही हूँ, सो दैट आप इसको समझ जाओ अच्छे से। ओके, 114 ये हमारा इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेम है, ठीक है। जब सेम ही है तो क्या लेस क्या ऐड, इस एडजस्टमेंट को हम नहीं करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। ओके, अनदर थिंग इज दैट करंट ईयर टैक्स पेड इज 18 करोड़ एंड डिफर्ड टैक्स प्रोविजन इज ओके 16.80 करोड़, ठीक है। करंट ईयर और यहाँ पर डिफर्ड टैक्स का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, नो डिफर टैक्स बैलेंस, कोई डिफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली नहीं होता है ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ईयर एंड पर काफ़ी बार हम उसको एडजस्ट कर चुके होते हैं। एंड कॉस्ट के क्वेश्चन में तो आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली, प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर भी बहुत सारे चलते रहते हैं प्रैक्टिकल केसेस, तो उसमें तो हमेशा डिफर टैक्स बना रहता है, वो जाता ही नहीं कभी बैलेंस शीट से निकल कर, हम उसको एडजस्ट ही करते फिरते हैं ना। Provision for doubtful debt was 9 crore in 2023-24. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, 9 करोड़ का है 2023-24 का, मतलब कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, अनदर थिंग, R&D के खर्चे दिए हैं, R&D नॉन कैपिटलाइज है। जब वो नॉन कैपिटलाइज है इसका मतलब क्या है कि वो पीएल में गई है, पीएल में जाने का मतलब क्या है, इस साल का प्रॉफिट कम किया है उसने, ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, न्यू प्रोजेक्ट दैट विल बी डेवलप्ड ओवर 5 ईयर्स, देखो यहाँ पर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन्होंने बता दिया। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है तो उन्हीं खर्चों को हम ऐड बैक करते हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि वो 5 ईयर्स तक के प्रोजेक्ट आएगा, तो आप इसको पूरा अभी एग्जॉस्ट मत करो, करेक्ट। देन यहाँ पर एडजस्टमेंट खत्म, एंड यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ WACC ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन, yes, come to page number 9.57, page number 9.57, everyone come to the page number 9.57। ओके, सो हियर अभी आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने सामने क्वेश्चन को खोला रखना है, ठीक है, तो मैं वहां से आपको बताती जाऊंगी कि आपको ये कैसे कैसे टैली करना है। ओके, तो सबसे पहले जितनी भी मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई थी वो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो इतना ईजी थी, जो मैम ने इतना टाइम लेकर हमें वो 4-5 एडजस्टमेंट समझाया है वो इतना इजीली टैकल हो गया। हाँ, वो बहुत इजीली टैकल हो जाता है। अब देखना, नोपैड, कैलकुलेशन ऑफ नोपैड, हम नोपैड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोपैड कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो यहाँ पर क्या दिया है, जब हाँ जहाँ पर डेटा दिया हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वहाँ पर मैंने आपको 162 मार्क कराया था, यस 162, जिसमें से 95 WDO का है, WBO का है 67। आप अपने सामने क्वेश्चन खुला रखना, ओके, मैं आपको डेटा पढ़ पढ़ के बताती जाऊंगी। तो उसका टोटल हो गया, हमें टोटल WUS के लिए निकालना था, तो टोटल हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ 162, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना मैंने 162 कहाँ से उठाया। देन जितने भी नीचे नोट 1 में जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट थे वो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे ऐसे एक्सपेंसेस थे जो एडजस्टमेंट के लिए थे वो सारे हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। मैंने आपको बताया था ना वहाँ पर कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं, नॉन कैश आइटम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है तो इसको ऐड करेंगे, डाउटफुल डेट है, ये प्रोविजन बना हुआ था, यू नो यहाँ पर डाउटफुल डेट लिखा है बट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसने बताया है कि हम 5 साल तक के उसको एग्जॉस्ट करेंगे, ठीक है, ये सारे खर्चे ऐड कर दिए। देन नेक्स्ट पेज में देखो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट पेज में देखो आपको इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन दिया है फर्स्ट लाइन में, नोट नंबर 2 फर्स्ट लाइन 166 इज इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन एंड उसके नीचे क्या दिया है, टैक्स पेड। नोट नंबर 3 में देखो टैक्स पेड दिया है 18 करोड़ का, यस, तो वो हमने टैक्स पेड कर दिया। अब टैक्स सेविंग इंटरेस्ट पर कितनी हुई है, इंटरेस्ट भी तो हमने पे किया था, हाँ इंटरेस्ट पे किया था, कहाँ पे किया था, देखो आप वापस क्वेश्चन 9.45 पेज नंबर पर आओ, वहाँ पर देखो लिखा हुआ है फाइनेंस चार्जेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जस्ट नीचे फाइनेंस चार्जेस लिखा है 46 के, हाँ
तो अब उस फाइनेंस चार्जेस में हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया। वो फाइनेंस चार्ज क्या है, वो एक्चुअली में इंटरेस्ट है जो हमारा लेवरेजिंग का जो कॉस्ट है, ठीक है। जब हम डेट लेते हैं तो डेट होल्डर को कुछ ना कुछ पे करते हैं, एंड वो पेमेंट बिफोर टैक्स होता है, तो उस पर टैक्स सेविंग्स भी होती है। तो उन टैक्स सेविंग्स के लिए हम जो भी वहाँ पर टैक्स शीट हमें अवेलेबल हुई है, हम उसको यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। 46 इंटू 30%, 46 इंटू 30%, तो क्या आ गई, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट जितना भी आया वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम लेस क्यों कर रहे हैं, ये हम लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो टैक्स शील्ड है वो हमारी जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट एक्चुअली भी ये बेनिफिट तो हमें मिला है ना, तो इससे हमारा जो नोपैट का कैलकुलेशन होगा उस पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसलिए हम ये टैक्स सेविंग को यहाँ पर लेस कर रहे हैं। तो हमारा जो नोपैट आएगा वो कितना आएगा, 124.20, 124.20 नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। यू आर गेटिंग ऑल दोस एडजस्टमेंट ना। अगर आपको किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल टेल यू। ओके, अनदर पॉइंट इज दैट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे 31,323। कब का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, जो हमारा ईवीए का जहाँ पर डेटा दिया है उसके जो नीचे मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की हेडिंग बताई थी, यस, उसके जो लास्ट वाले कॉलम में है 2022-23 का डेटा दिया हुआ है। वहाँ पर देखो आप, ऑडिटेड अकाउंट का जो डेटा है वो 1945 है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि लास्ट ईयर का क्यों ले रहे हैं, लास्ट ईयर का इसलिए ले रहे हैं जो लास्ट ईयर का डेटा होगा वही तो इस ईयर का ओपनिंग होगा, और हम ओपनिंग ही कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी डिस्टॉर्ट ना हो इसके लिए हम उसमें लास्ट ईयर के जो फिगर्स होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट ईयर के फिगर क्या होंगे, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, याद है ना, मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। आपकी नोटबुक में सामने देखो लिखा होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो उस ओपनिंग बैलेंस में ये 9 - 4 करोड़ क्यों किया है इंस्टीट्यूट ने, तो देखो जो हमारा नेक्स्ट पेज पर देखो, जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, नोट नंबर 3 की लास्ट लाइन, नोट नंबर 3 की लास्ट लाइन में क्या लिखा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज 9 करोड़ इन 2022-23 इन द बैलेंस शीट, ठीक है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज 9 करोड़ इन 2022-23 इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, 9 करोड़। एंड इस साल हमने कितना बनाया है प्रोविजन, हमने इस साल प्रोविजन कितना बनाया है, देखो ये जो 9 करोड़ दिया है ये बोल रहा है कि 23-24 का है, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को थोड़ी कंसिडर करेंगे, हम तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को कंसिडर करेंगे, मतलब इस साल के ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर करेंगे। तो इस साल हमने कितना बनाया है, अब आप नोट नंबर 1 में आओ, जहाँ पर आपको सेकेंड लाइन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखेगा और करंट ईयर दिखेगा आपको 2023-24 में, मतलब सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिख रहा है, 4 करोड़। तो वो 4 करोड़ हमने माइनस कर दिया, ये हो गया लास्ट ईयर, ये हो गया करंट ईयर का क्लोजिंग, एंड ये हो गया करंट ईयर का जितना हमने बनाया प्रोविजन, ठीक है। तो इसको माइनस करें, कितना आया, 5 करोड़। ये 5 करोड़ हमने यहाँ पर ऐड बैक कर दिया क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, किसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जितना भी ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ पर आकर ऐड बैक कर दिया, ओके। देन नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम के लिए मैंने आपको बताया था कि जितना लास्ट ईयर का होता है उसे हम ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। जितना लास्ट ईयर का होता है उसे हम ऐड बैक कर देते हैं। तो आप नोट नंबर 1 के लास्ट लाइन में देखो, लास्ट रो लास्ट कॉलम 12 कितना दिया है, 12 करोड़, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स कितना दिए हैं, 12 करोड़, ठीक है। डेप्रिसिएशन
फर्स्ट लाइन में देखो डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन सेम था, इसलिए हमने इसे कंसिडर नहीं किया। देखो यहाँ पर कहीं कंसिडर किया नहीं किया, ठीक है। बट ये जो सेकंड था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मतलब कि ये हमने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर में फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसलिए वन को तो बिल्कुल इग्नोर मारो, वहाँ पर एक ऐसे करके क्रॉस मार दो वन के ऊपर, क्योंकि वो लास्ट ईयर में फॉर्म हुआ। बट हम क्या लेते हैं, हम फॉर्म हुआ नहीं लेते, जितना हमने ओपनिंग बैलेंस लेना है वो वहाँ पर कंसिडर करते हैं, ओके। देन अदर नॉन कैश आइटम, अदर नॉन कैश आइटम, अदर नॉन कैश आइटम का कितना दिया था, जो लास्ट ईयर का प्रोविजन, जो अदर नॉन कैश आइटम लास्ट ईयर का होता है उसे हम कंसिडर करते हैं, वो कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1512। अब बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। देख रहे हो कितना मैंने आपको समझाया एंड ये क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी तरह का ईवीए का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, जितने मैंने आपको एडजस्टमेंट जितनी इन डेप्थ समझा दी है, ठीक है। बस आपको उन एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ के जाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी लड्डू है, वो एडजस्टमेंट भी लड्डू है, ठीक है। सबको लड्डू लड्डू मार्क कर लो, ठीक है। दीज आर वेरी प्रीशियस लड्डू, ओके। सो दीज आर ओपनिंग एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बस अब क्या निकालना है, निकालते हैं भी ये। नोपैड कितना आया था, नोपैड आया था 124.20 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 1512 होल नंबर में, ठीक है। तो 1512 कितना आया था हमारे डब्ल्यू ए सी सी आया था 8.61 एंड जो हमारा नोपैड था वो लास्ट वाले पेज में है, वो कितना आया था 124.20, ठीक है। इसको हमने पुटअप किया तो हमारा जो ईवी आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ईवी कितना आ रहा है 5.98 करोड़ नेगेटिव। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो हमारी वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा है, बल्कि हमारी वैल्यू तो माइनस में जा रही है। इसलिए हम कहेंगे दिस ईवीए शोज दैट द कंपनी इज नॉट इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। यू डिस्टॉर्टिंग वैल्यू आज इज नॉट एबल टू मीट इकोनॉमिक कॉस्ट, अपनी कैपिटल की वो इकोनॉमिक कॉस्ट ही मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ग्रुप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए ईवीए नेगेटिव जा रहा है, ओके। तो आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है, अगर बाई चांस क्वेश्चन बने कि ईवीए नेगेटिव होने की क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह मिल सकता है एमसीक्यू में कि वो आपकी वैल्यू डिस्टॉर्ट हो रही है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मीट योर ओन इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ योर ओन कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया एक एमसीक्यू का पॉइंट यहाँ पर। एंड यहाँ पर बाकी तो इफ़ यू वांट रीड इट यू मे रीड इट एट योर होम। अनदर थिंग द नेक्स्ट पॉइंट वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट तो था कंप्यूट ईवीए, देन द नेक्स्ट पॉइंट वाज असेस वेदर, रिक्वायर्ड वाले पोर्शन में जाओ, वेदर WUS कंप्लाइज विद द एक्सेप्टेबल रोकी लेवल। तो मैं क्वेश्चन में ही जाती हूँ इनफैक्ट। yes whether complies with the acceptable रोकी लेवल। तो एक्सेप्टेबल रोकी लेवल क्या था, मैंने आपको यहाँ पर मार्क कराया था, एक्सेप्टेबल रोकी लेवल सेट बाय द रेगुलेटर इज 7%। अगर इससे ज़्यादा आपका रोकी आ रहा है देन यू विल बी पेनलाइज्ड, इफ़ यू ब्रीच दिस लेवल देन द कंपनी वुड बी पेनलाइज, आपको पेनलाइज किया जाएगा अगर आपने ये लेवल ब्रीच किया, ठीक है। नहीं करेंगे अपन, अब और क्या कह सकते हैं कि नहीं करेंगे भाई, हम पेनल्टी थोड़ी लगनी है। चलो हम आंसर पर आते हैं। आंसर कौन से पेज पर है, पेज नंबर 9.58, ओके। पेज नंबर 9.58 पे हम आंसर पर आते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पर वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखो एक ये क्वेश्चन था, नो दिस, तो यहाँ पर देखो एक लाइन और लिखी है, यहाँ पर लिखा है कि रेगुलेटर, यस कहाँ गया, दिस वन, WBO इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। WBO ये वाला डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट रेगुलेटेड, क्या है
नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट दिस WDO इज रेगुलेटेड। ये क्या है? ये एक रेगुलेटेड डिपार्टमेंट है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है कि क्या WUS कंप्लाई कर रही है एक्सेप्टेबल रो की लेवल पे। तो एक्सेप्टेबल रो की लेवल जब हमारा WBO रेगुलेट ही नहीं हो रहा है, ये एक अनरेगुलेटेड है, तो हम इसका तो निकालेंगे। जो रेगुलेट हो रहा है उसी को तो एक्सेप्टेबल रो की लेवल के अंदर आना पड़ेगा, कि सबको आना पड़ेगा? उसको ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 95 करोड़। कितना प्रॉफिट है? 95 करोड़। चलो चलते हैं अपन आंसर पे। आप अपने सामने क्वेश्चन खुला रखना। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? क्या रिटर्न आया डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कितना रिटर्न आया है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता है ना? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर जो रो की लेवल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 95। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे बोला था अपने सामने आप क्वेश्चन खुला रखो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम हमेशा क्या लेते हैं? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम रेगुलेटेड फिगर निकाल रहे हैं तो रेगुलेटेड फिगर हम किस पर निकालेंगे? जो रेगुलेटर ने एसेस किया है उस पर ही निकालेंगे ना। हाँ, जो रेगुलेटर ने एसेस किया है हम उस पर ही तो रेगुलेटेड फिगर निकालेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि हम टारगेट के अंदर हैं, टारगेट से बाहर निकल गए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को WDO के लिए निकालेंगे, क्योंकि WDO रेगुलेटेड है। WDO क्या है? रेगुलेटेड सेक्टर है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिटर्मिन बाय रेगुलेटर, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिटर्मिन बाय रेगुलेटर कितनी है? 1422। कितनी है? 1422। हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं एंड हम यहाँ पर टारगेट निकाल रहे हैं, तो हम क्या लेंगे कि हम अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट की फिगर ले लेंगे। नहीं, हम कैसे लेंगे? रेगुलेटर जो है वो मानेगा नहीं, कहेगा नहीं आपने अपनी बैलेंस शीट गलत बनाई है। जो हम डिटर्मिन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर करिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही कंसिडर करनी पड़ेगी ना। तो रेगुलेटर ने क्या निकाल के दिया है आपकी कैपिटल एम्प्लॉय? 1422 करोड़। ओके, इंटू 100, तो आपकी कितनी आगे रोकी आ गई? 6.6। क्या ये 7% के अंदर है? यस, ये 7% के अंदर है। तो क्या इसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी? नहीं, इसको कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इन एडिशन बता रही हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ लो, इस क्वेश्चन को रटना मत। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि आई एम जस्ट सब्सटैंशिएटिंग माई वर्ड्स विद द लॉजिक कि मैंने ऐसा क्यों बोला, एंड विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि ये EVA है। ठीक है, ये आया आपका माइनस में 5.98 करोड़। ठीक है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं किसी भी क्वेश्चन में EVA माइनस में अभी तक का नहीं गया है। ठीक है, हर एग्जाम के क्वेश्चन में EVA पॉजिटिव आया है। ठीक है, EVA कैसा आया है? EVA हमेशा पॉजिटिव आया है। जब EVA पॉजिटिव आया है और अगर आपने इसकी फिगर्स रट ली और आपने EVA नेगेटिव निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ लो। अगर आपने ये तरीका, इसलिए मैं इतना डिटेल जा रही हूँ, मैं फिगर्स पर फोकस कम कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी तक के तो पॉजिटिव आया, अगर आपके केस में अगर आंसर नेगेटिव आता तो प्लीज़ ट्रेंड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मत करके आना। जो मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग इसको सही मार्क करके आना। इधर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, बट यू हैव टू कैलकुलेट इट अप्रोप्रिएटली। ओके, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, WACC का फिगर इससे डबल था। जो एग्ज़ाम में फिगर आया था वो यहाँ पर है 8.61, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 17.70 कुछ अप्रॉक्स ऐसा कुछ फिगर आ रहा था, जो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया। एक ने नहीं, कई लोगों ने बताया। ठीक है, तो ये WACC का फिगर आ रहा था।
अनदर थिंग इज कि यहाँ पर जो रेगुलेटरी रोकी था वो यहाँ पर टारगेट एग्जाम में था 14%। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, 14% था। एंड जो हमारा रोकी आ रहा था वो आ रहा था 15.5% के अप्रॉक्स। द करेक्ट आंसर वॉज 15.5% अप्रॉक्स। जो अभी तक के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जब रोकी आ रहा है 15.5% और टारगेट हमारा है 14%, तो क्या अब यहाँ पर वो पेनलाइज हो जाएगा? यस, अब यहाँ पर उसे पेनलाइज्ड, कंपनी को पेनलाइज होना पड़ेगा, ठीक है, पेनल्टी लगेगी। ओके, कंपनी के ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ लो और बहुत अच्छे से समझ लो। बट ये क्वेश्चन को याद, फिगर मत याद करना, तरीका समझ लो और वैसे ही जाके एग्जाम में कर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना था। एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि सबसे पहले, अब यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करना। दैट इज वेरी इजी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना होगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, फॉर ईच डिवीजन यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट कर दे। दैट इज नॉट ए बिग डील, ठीक है, ये तो आप ऐसे भी कर लोगे। एंड यहाँ पर कुछ एडवाइस वगैरह दी हुई है, इफ यू वांट यू मे रीड इट एट योर होम। यहाँ पर क्योंकि जो ओवरऑल यहाँ पर एडवाइस दी है वो हमारी ओरिजिनल एग्जाम क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक के ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो वो डिफरेंट ही आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बना कैसे था, नोपैड कैलकुलेट करना था। ये फिगर आपको कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स थे, ठीक है, काउंट करते रहना। देन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के आपको 2 मार्क्स थे। WACC कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स थे। EVA कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स थे। कितने हुए? 8 मार्क्स हुए, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ये बताना था कि रेगुलेटरी वो जो रोकी है वो उसके विद इन दैट रोकी आपका जो रोकी आपका आ रहा है वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर वहाँ पर, अगर जैसा मुझे स्टूडेंट ने बताया वैसे ही क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा कि नहीं, रोकी हमारा ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। आप, मैं ये क्वेश्चन खत्म कर चुकी हूँ। आई रैप अप दिस क्वेश्चन। मैं आपको एग्जाम का डेटा बता रही हूँ, ठीक है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो आपका आंसर वहाँ पे जाएगा नो। तो इस नो को करेक्ट करने के 2 मार्क्स थे। कितने मार्क्स हुए? 10 मार्क्स हुए, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन था जो इंस्टीट्यूट ने एडिशनली फॉर्म किया है, वो उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ था कि अगर आपका 1% एडिशनल रोकी हुआ तो आपको कुछ 10% की पेनल्टी, देन 2% एडिशनल रोकी हुआ तो 15% की पेनल्टी, देन 3% एडिशनल हुआ तो आपको कुछ 17% पेनल्टी या कुछ 20%, ऐसे करके उन्होंने 4-5 वो दिए हुए थे डेटा, 4-5 लाइन के दिए हुए थे, ठीक है। तो अब ये करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म हुआ था वो क्या फॉर्म हुआ था? पेनल्टी कितनी, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर इस पेनल्टी का नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये पेनल्टी वाला फिगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। बट आप समझ रहे हो ना कि 1% यहाँ पर कुछ अगर 14.5% आया है एंड यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल रोकी लेवल था वो 14% था, मतलब कि ये मोर देन 1% है। तो मोर देन 1% मतलब 2% के अप्रॉक्स वाली क्राइटेरिया में ये फॉल हुआ होगा। एंड उसके अकॉर्डिंग 2% की जो भी पेनल्टी है 2% के सामने वो पेनल्टी आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब वो पेनल्टी किस पर थी? जहाँ तक मुझे बताया गया, स्टूडेंट ने बताया कि वो पेनल्टी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर थी, ठीक है। तो जो भी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा आप उस पर ये पेनल्टी कैलकुलेट कर देना। और वो कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा? ये वही वाला कैपिटल एम्प्लॉयड होगा जो रेगुलेटर ने कंसिडर किया है, क्योंकि आप रेगुलेटर के लिए पेनल्टी कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप जो रेगुलेटर वाली पेनल्टी है उस पर ये 2% की पेनल्टी लगा देना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका पूरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ गए ना कैसे इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेट किया इस बढ़िया से क्वेश्चन को। एंड उसके बाद ये ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे कोई चीज़ इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी मालूम है ना कि अब सीए फाइनल लेवल पर बैठकर कोई बच्चा क्या ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं निकाल पाएगा। ऑब्वियसली सब लोग निकाल पाएंगे। बट ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
इसमें आपको ये एडजस्टमेंट ध्यान रखने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सेम यही एडजस्टमेंट थे, बिल्कुल सेम, इसीलिए मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम का है ये। बट फिगर को मत जाना, फिगर मत कंसिडर करना, फिगर कंसिडर करोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन को पूरा पलट दोगे, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है बट यहाँ पर नेगेटिव आया हुआ है, वहाँ पर पेनल्टी आ रही है एंड यहाँ पर कह रहा है नॉट पेनलाइज बिकॉज विद इन द एक्सेप्टेबल रोकी, वहाँ पर आउट ऑफ द एक्सेप्टेबल रोकी आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन करके जाना और बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, अगर अब जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है छोड़कर जाऊंगा, तो भाई रट लेना। क्यों रट लेना? आपके अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं प्लस 12, 72 बुरे हैं क्या? हाँ, इसलिए अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं प्लस 12, 82 अच्छे नहीं लग रहे क्या? ठीक है, तो आपको इसलिए ये क्वेश्चन को रट लेना। अगर बाय चांस ये, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर हो चुका है, तो मे बी आपके एग्जाम में भी अपेयर हो जाए, इसको ज़रूर से कर लेना। इट्स अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए, यू विल श्योर अबाउट 12 मार्क्स ऑन योर ओन। और पता है एग्जाम में बहुत टाइम होता है, अगर आपने ना कोई चीज़ अगर आपको मिस भी हो गई, तो आपने अगर मेरा लेक्चर एक बार सुना, एक बार और सुन लिया ना, तब तो आपके 12 मार्क्स पक्के हो गए, क्योंकि तब कोई चांस ही नहीं, मैंने इतना स्लोली आपको बताया है, तो कोई चांस ही नहीं कि आप इसको मिस कर पाओ, आप इसको मिस नहीं कर पाओगे, जानबूझ के भी नहीं कर पाओगे। ओके, एंड उसके अलावा अगर आपको लगता है दैट यू गेट सम वैल्यू एडिशन बाय दिस क्वेश्चन, और द मैंने तो इनफैक्ट पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर रिवाइज करा दिया आपको, पूरा ईवीए का कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको रिवाइज करा दिया, अच्छे से करा दिया। तो प्रैक्टिस सेशन वाले आप लोग तो गलत करके भी मत आना। ओके, मैंने बहुत एफर्ट्स पहले भी डाले हैं एंड यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। एंड जो हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर वाले हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से होगा, टैकल होगा, बहुत ईजिली होगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, तो फिर वो चीज़ें ध्यान आने लगती है। एंड एग्जाम में तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप बैठकर लॉजिक लगाओगे, तब भी आपको ये क्वेश्चन या इसकी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा इजीली। तो ईवीए की टेंशन यहाँ पर होती है ख़त्म। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यहाँ पर हम ईवीए का पूरा डिस्कशन ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ समझी होगी, सब चीज़ मैंने पूरे लॉजिक के साथ समझाया है, बहुत मेहनत से समझाया है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कर सकती हूँ, वो मैंने हर एक टैक्टिक अपना लिया। जो आपको मैंने समरी दिया, अकेले वो समरी 2-2.5 घंटे की है जब उसको समझने बैठो, बट मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट करके समझाया है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू अ लाइक, thumbs up, and it will motivate me and nothing else. Okay, have a good day, enjoy this lecture, bye bye.